हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है हमारी क्लासेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग निषेचन की क्रिया सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम परागण की बात करेंगे और परागण की क्रिया को समझेंगे। फिर उसके बाद परागण का वर्गीकरण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा सबसे पहले जो रहेगा वो हम निषेचन की बात करेंगे, ठीक है। तो निषेचन वाले टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बेटा नोट्स अच्छी तरह से बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपका एक बार अगर रिवीजन हो जाता है ना तो चीज़ें और अच्छी हो जाती धीरे धीरे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का, यानी कि निषेचन। निषेचन, ठीक है। अब देखिए निषेचन की क्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर निषेचन क्या है उस चीज़ को हम समझेंगे, है ना। निषेचन क्या है उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। कहेंगे डेफिनेशन में या परिभाषा में जो हम लेंगे ना, युग्मकों के ठीक है, युग्मकों के, अभी समझा भी दूंगा, युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन की क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए निषेचन कब होगा, जैसा कि हम जानते हैं ना कि सबसे पहले वहां पर जैसे कि एन अवस्था में, यानी कि नर भाग कौन सा था, नर भाग जो था उस भाग को हम कह रहे थे क्या? परागकण। परागकण का जो क्या होगा बेटा? केंद्रक। परागकण का जो क्या होगा? केंद्रक। और मादा भाग में क्या था बेटा? मादा भाग के लिए क्या कह रहे थे हम लोग? ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? नर। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? मादा के लिए। मादा भाग के लिए जब होंगे ना तो हम कहेंगे अंडाशय। कहेंगे तो क्या कहेंगे? अंडाशय। अब अंडाशय जो होगा, अंडाशय भाग, यानी कि ये केंद्रक किससे संलयित होगा? अंडाशय से संलयित होगा। ये केंद्रक किससे संलयित होगा? अंडाशय से, ठीक है। तो क्या कहेंगे? इस क्रिया को ही किसके नाम से जाना जाता है? इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या बेटा? निषेचन, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन, ठीक है। जब या यूं कह दें युग्मकों के युग्मक से, या फिर हम दूसरी परिभाषा इसकी, और दूसरी एक और परिभाषा है जो हम लिख सकते हैं, है ना। एक और परिभाषा है जो हम लिख सकते हैं, अन्य परिभाषा के अनुसार हम कहेंगे, दूसरी परिभाषा इसकी जब लेंगे या करके लिख दें, ठीक है। जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है, संलयित होता है, तो इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन की क्रिया कहते हैं। अभी डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए यहां पर पहली बात तो ये हो गई आपकी, पहली बात, और ये पहली और दूसरी बातें होंगी। अब देखिए यहाँ पर आपसे एक और चीज़ पूछी जाएगी, जब आप सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर तो आपको मिल जाता होगा
कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। इसकी परिभाषा के लिए हम कहेंगे कि जब कभी भी इसकी परिभाषा आएगी तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, कि कहेंगे क्या? देखिए, अन का मतलब बिना, निषेध का मतलब निषेचन, और फलन का मतलब फल का बनना, यानी बिना निषेचन के फल के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। तो हम कहेंगे ये आप जब कभी भी अनिषेक फलन होगा तो उसमें क्या होगा ना कि उसके फलों में, उस पुष्प के फलों में जब फल विकसित हो जाएगा, उनसे पुष्प से जब फल विकसित होगा तो उनमें बीज नहीं उपस्थित होते हैं, उनमें बीज उपस्थित नहीं होते हैं। आज मार्केट में आप जब देखते होंगे ना, तो जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, केला हो गया, इनमें आपको बीज नहीं मिलते होंगे। अब आपको लग रहा होगा केले में, सर केले में बीज, आप देखेंगे ना केले में भी सीड होते हैं, केले में भी बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या, अब ये बीज रहित, नींबू भी जानते होंगे आप, नींबू को कोई नींबू ऐसा लाते होंगे जो बीज रहित होता होगा, उसमें बीज नहीं होते होंगे। संतरे वगैरह भी, उनमें भी बीज नहीं होते होंगे। तो कुछ ऐसे होती, कुछ ऐसी वैरायटी होती है। ठीक है, तो बिना निषेचन के जब फल उनका बनना होता है, यानी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। और ऐसी स्थिति में फल के अंदर बीज की अनुपस्थिति होगी या फिर बीज उसमें पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहां पर? कहेंगे बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, निषेचन अभी समझ चुके हैं बेटा, बिना निषेचन के फल के बनने अभी भी समझा चुका हूं, ठीक है ना, बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर कह दे एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे ना, अब जैसे एग्जाम्पल कह देना उदाहरण में, तो आप उदाहरण में लिख लेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे संतरा, नींबू, ठीक है, नींबू, केला, ठीक है, लिख लेंगे, है ना, आदि। संतरा, नींबू, केला आदि। ठीक है, तो ऐसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। ये किसकी परिभाषा होगी बेटा? अनिषेक फलन की ये परिभाषा हो जाती है। फिर इसके बाद अभी मैंने आपको बताया, जैसे कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या अब? परागण की प्रक्रिया के बारे में। परागण क्या कहेंगे? परागण, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉलिनेशन इसको बोला जाता है, परागण। पहले परागण की प्रक्रिया समझेंगे, फिर उसके बाद जब हम आएंगे ना तो पढ़ेंगे परागण के प्रकार। सबसे पहले परागण की प्रक्रिया को पूरी समझ लेते हैं, और स्वपरागण और परपरागण वो भी आज आपका बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है अगर समय बच रहता है हमारे पास तो आज उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये याद होगा, इसका एक और मैंने वृहद डायग्राम बनाया था। जब इसको मैंने कहा था, अरे तो मैंने इसको क्या बोला था? मैंने कहा था उसमें ऐसा, आप डायग्राम अभी भी पढ़ चुके होंगे, है ना, ऐसा वाला याद है आपको? अच्छी तरह से याद होगा, बोलते जाइए, हाँ या ना में जवाब देते जाइए, मैं सब सुन रहा हूँ। ठीक है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जब हम बात करेंगे क्या कि परागण की प्रक्रिया, देखिए कहेंगे कि नर के पराग कोश में
बनने वाले पराग कणों का स्वयं या किसी अन्य जीव या किसी अन्य माध्यम से कहां तक पहुंचेगा बेटा? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। देखिए, अब एक बात आपकी शायद ना समझ में आ रही हो, सर ये क्या क्या आपने बता दिया कि सर आपने बोला कि स्वयं का मतलब स्वपरागण होगा किसी अन्य माध्यम या अन्य जीव से। जैसे आप जानते हैं कि बर्ड यानी चिड़िया द्वारा भी होता है, चिड़िया द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, कीट द्वारा भी हो सकता है, मनुष्य द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, चींटी द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, वायु द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, और क्या लिखेंगे? जल द्वारा भी हो सकता है, और लिखेंगे क्या लास्ट में? आदि। क्या लिखेंगे? आदि, है ना। मतलब इन कारकों के द्वारा क्या होगा? परागण की प्रक्रिया होगी। अच्छा, मैं ध्यान दिलाता हूं आपको कि जब आपने पढ़ा था, तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने क्या कहा था आपसे कि भाई ये है ना, ऐसे बनाए थे, है ना। रफली डायग्राम बना रहा हूं, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, है ना, ऐसे ही बना रहे हैं। इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, है ना। तो आपको शायद याद होगा मैंने कहा था ये भी n, 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 परंतु ये क्या होगा बेटा? 2n। किस अवस्था में होगा? 2n अवस्था में। अभी पीछे वाली स्लाइड पे जो मैंने डायग्राम बनाया, वो कैसे डायग्राम बनाया? कौन सा आपका, है ना, ये वाला बनाया ना, ये वाला बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा, इस भाग को हम कह रहे थे, यही भाग था, तो यही भाग को कह रहे थे वर्तिकाग्र, और ये भाग क्या कहला रहा था? वर्तिका, और ये भाग कहला रहा था अंडाशय, ठीक है। ये भाग क्या कहला रहा था? अंडाशय भाग कहला रहा था। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें आप जानते होंगे कि नर भाग को जो हमने पढ़ाया था, हमने कहा था पराग कोश होगा। पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होगा बेटा? पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। अब इन पराग कणों का, अब इस पराग कण का क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कण का कहां पर पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखिए ये इसके पराग कण कहां पहुंच गए बेटा? कहां पहुंच गए? इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। इसी प्रक्रिया को परागण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। भाई ये परागकण कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां पर है ये परागकण? ये किसके अंदर है? पराग कोश के अंदर है। पराग कोश के अंदर, और पहुंच कहां रहे हैं? पुष्प की वर्तिकाग्र पर। बेटा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से समझा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, ठीक है। कंटेंट दे रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इससे पहले वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब बातें आपसे मैं कर चुका हूं।
ये सारी बातें, ये वाला डायग्राम जो है ना वृहद रूप से, है ना, जब डिटेल में आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, है ना, ऐसा ये दिखाई देगा। तो समझते जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो वर्तिकाग्र तक क्या होना, पहुंचना। अब देखिए पराग कण के अंदर क्या होता है कि पराग कण के अंदर, है ना, दो केंद्रक होते हैं, ठीक है, दो केंद्रक होते हैं। ये बना दिए हमने क्या, ये बना दिए हमने दो केंद्रक। अब देखिए इसको बोलते हैं, यानी इस वाले को बोलेंगे क्या, नलिका, नलिका, नलिका केंद्रक, और ऊपर वाले को मुख्य केंद्र या जनन केंद्रक भी कहा जाता है। मुख्य, मुख्य या जनक या जनन केंद्रक, जनन केंद्र। आगे जाकर इस केंद्रक में जब ये वर्तिकाग्र पर गिरेगा जाकर, ये पराग कण है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये है पराग, पराग कण। अब जो मैंने वो परागकण बनाया था उस परागकण को भी वृहद कर दिया कि आपको समझ में आ जाए। अब ये जब गिरेगा कहां पर जाकर के, मैं सिर्फ वर्तिकाग्र बना देता हूं, मैं सिर्फ क्या करता हूं, वर्तिकाग्र बना देता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर देता हूं, वर्तिकाग्र बना देता हूं। ये बन गई क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हम लोग वर्तिका के रूप में ले लेंगे और अंडाशय के रूप में इधर वाले साइड में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जब परागकण इस पर गिरेगा, ये जब परागकण इस पर गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा, आगे भाई आगे आगे ये पराग नलिका का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, जो परागण जब गिरेगा तो ये क्या करेगा, पराग नलिका का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण हुआ है बेटा, पराग, पराग नलिका, पराग नलिका का निर्माण होता है। अब देखिए पराग नलिका क्या करती है, ये बताती है। अब देखो अगर इसमें मैं बनाऊं तो इसमें से पराग नलिका यहां से ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए और ये अंडाशय भाग के यहां तक पहुंचेगी नलिका, ये नलिका यहां तक पहुंचेगी। और ये नलिका जब यहां तक पहुंचेगी तो ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे नलिका केंद्रक कभी समझ में आ जाएगा। भाई नलिका केंद्रक जो होगा ना, अब उसमें गति करता हुआ कहां तक आएगा, आगे आगे आएगा। तो आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि जनन केंद्रक या मुख्य केंद्रक जो हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और दूसरी बात, वो गाइड करता हुआ लेकर के जाएगा कि उनको जाना कहां पर है, उनको जाना कहां पर है। आगे बराती, पीछे बैंड बाजा, है ना, मतलब बराती है क्या, नलिका केंद्रक और बैंड बाजा, है ना, आगे बराती हो, पीछे बैंड बाजा वो लेकर के आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहां पर देखिए ये जब गिरा कहां पर, ये जब गिरा कहां पर, वर्तिकाग्र पर। अब ये वर्तिकाग्र पर गिर के ये नलिका केंद्रक का निर्माण करता है और ये बताता है कि जाना कहां पर है, ये बताएगा कि जाना कहां पर है। और जाना कहां पर है, आना था कहां पर, यहां पर, आना था कहां पर, यहां पर, है ना। यानी कि मैं कह रहा हूं कि यहां से जब बात करेंगे ना, अरे क्या कर रहा है, अरे ये तो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया हमको लग रहा है ना। यहां से यानी कि प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद ये नलिका केंद्रक आगे आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा और यहां तक आ जाएगा और यहां से यानी कि यहां पर ये आ जाएगा। अब पीछे वाला जो केंद्रक है, पीछे वाला जब केंद्रक आगे आगे आ रहा होता है और यहां पर आने के समय ये क्या करता है बेटा, ये डिवाइड कर जाता है। ये क्या कर जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ये जब डिवाइड करेगा तो एक से केंद्रक कितने हो जाएंगे, दो केंद्रक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दो केंद्रक हो जाते हैं। अब यहां पर जो दो केंद्रक हो जाएंगे तो ये केंद्रक तो पीछे पीछे से आ रहे थे, ये पीछे पीछे से होते हुए इसके यहां तक पहुंच जाएंगे और ये वाला भी इसके, अरे कहा है नाराज हो बबुआ, ये वाला भी इसके कहां तक पहुंच जाएगा, पीछे यहां तक पहुंच जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये जो नलिका केंद्रक होता है ये क्या करेगा, जो सहायक कोशिकाएं हैं, जो सहायक कोशिकाएं उनसे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उनसे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पर सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ये जब फ्यूज हो जाएगा, ये जब इससे फ्यूज हो जाएगा
कहेंगे तो ये सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और पहला केंद्रक जा करके किससे मिल जाएगा, पहला केंद्रक किससे जाकर के मिल जाता है, अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, अंड कोशिका से क्या हो जाएगा, संलयित हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा केंद्रक किससे फ्यूज हो जाता है, जाकर के किससे, यहां पर ध्रुवीय कोशिका से क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जो बीच में दो केंद्रक हैं उससे फ्यूज हो जाता है। तो यहां पर द्विगुणित तथा त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन, तो पहला फर्टिलाइजेशन यानी एक बार और दूसरी बार, पहला फर्टिलाइजेशन जब अंड कोशिका से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन जब ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होता है तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर पूछेगा इसी से संबंधित द्विगुणित तथा त्रिगुणित कोशिका का निर्माण कहां पर होता है, अंड कोशिका से संलयित होगा तो कितने, द्विगुणित यानी 2n, और जब यहां पर ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा तो त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात वहां पर 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो इस बात को मैं एक चार्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं, पॉइंट वाइज लिखता चला जा रहा हूं। अब मैं देखिए क्या हुआ कि जब पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसमें नलिका केंद्रक पराग नलिका का निर्माण करता है। क्या करेगा, नलिका का निर्माण करता है। फिर अगले स्टेप में क्या बोलेंगे, अगले स्टेप में बोले भाई पराग नलिका का निर्माण, तो कहेंगे आगे नलिका केंद्रक मुख्य केंद्रकों को, आगे नलिका केंद्रक चलकर मुख्य या जनन केंद्रकों को रास्ता दिखाने का कार्य करता है, रास्ता दिखाने का कार्य करता है। अभी जो मैंने बताया वही चीज मैं लिख रहा हूं, अभी जो मैंने बताया ना वही सारी चीजें यहां पर लिख रहा हूं। वो क्या कर रहा है, उसको रास्ता बताने का काम कर रहा है कि जाना कहां पर है। तो हम कहेंगे फिर नलिका केंद्रक किससे फ्यूज हो रहा था बेटा, जल्दी बोलो, किससे फ्यूज हो रहा था, नलिका केंद्रक किससे फ्यूज हो रहा था, सहायक कोशिकाओं से। नलिका केंद्रक सहायक कोशिकाओं के साथ फ्यूज होकर लिख दो, या संलयित होकर के लिख दे, है ना, इसकी जगह पर संलयित होकर सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सहायक कोशिकाओं को क्या कर देगा, नष्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, आगे का रास्ता उसका साफ हो जाता है। आगे का रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है एवं साफ हो जाता है। अब पहला जनन केंद्रक क्या करेगा। अब जनन केंद्रकों में क्या बदलाव होना था, पहले वो लिख लेते हैं।
नलिका के अंदर, नलिका के अंदर अंदर समसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनते हैं, दो केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रकों का निर्माण होगा? दो केंद्रकों का निर्माण होगा। अब लिखेंगे पहला केंद्रक किससे? अंड कोशिका से। यहां पर ध्यान देंगे अब इस बात को, पहला केंद्रक किससे बेटा फ्यूज हो रहा है? पहला केंद्रक अंड कोशिका से, अंड कोशिका से मिलकर, अंड कोशिका से मिलकर निषेचन क्रिया संपन्न करता है। निषेचन क्रिया क्या करता है? संपन्न करता है। अब दूसरे केंद्रक के लिए क्या बोलेंगे? दूसरा केंद्रक किससे मिलेगा जाकर के? दूसरा केंद्रक किससे मिलेगा जाकर के? जो सेकंड केंद्रक होगा, यानी दूसरा केंद्रक वो मिलेगा जाके ध्रुवीय कोशिकाओं से। तो कहेंगे कि दूसरा केंद्रक बीच में उपस्थित दो केंद्रकों से मिलकर 3n या यूं कहें त्रिगुणित हो जाता है। क्या हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाता है। वहां पर ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है या फिर त्रिगुणित हो जाता है। तो यहां पर कहेंगे कि भाई त्रिगुणित, अगर दो गुणित कोशिका कहे तो पहला एक, देखो यहां पर जब था तो मैंने क्या बताया था? एक एन था अंड कोशिका और दूसरा एन नर केंद्रक, है ना। तो ये किसके यानी कि कितने बने? 2n कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए यहां पर नोट पॉइंट बना सकते हैं। नोट पॉइंट, जब, ठीक है, बीच में उपस्थित दो केंद्रकों से नर का केंद्रक मिलता है तो इस क्रिया को ऐसे लिख लो, तो इस क्रिया को दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोहरा निषेचन, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर पूछ ले द्विगुणित कोशिका का निर्माण तो वो भी मैंने बता दिया, त्रिगुणित कोशिका का निर्माण तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी बातें, आज की क्लास की जितनी सारी बातें मैंने बताई है वो बातें बेटा अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, क्योंकि इस क्रिया में आपका पूछा जरूर जाएगा। अभी जब हम आएंगे ना परागण की प्रक्रिया को समझेंगे, तो परागण की प्रक्रिया में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब आप परागण समझेंगे तो परागण में स्व एवं पर परागण, परागण में यही वर्तिकाग्र तक पहुंचने,
वर्तिकाग्र तक पहुंचने में भाई जब हमें वही नहीं समझ में आया कि परागकण वर्तिकाग्र पर आया कैसे, अब जो भी माध्यम बताऊंगा उस माध्यम को समझ जाएंगे आप। तो स्व और पर परागण अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में सारी चीजें आ जाएं। बेटा मैंने अभी भी कहा कि ये सारे लेक्चर बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से देखें, जिससे आपके जितने भी डाउट, आप देखते हैं ना मैं जब आता हूं तो मैं ज़्यादा फालतू की बात ना करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्लास लेना स्टार्ट कर देता हूं। आप जाएंगे ना देखेंगे 10-15 मिनट हेलो हाय ये सब वो देखेंगे, लेकिन मैं आपसे आता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं, बात बोलता हूं अपनी चीज़ को और सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं, टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट। बहुत सारी मतलब 15-20 मिनट की तो ऐसे ही बातें होती रहती है, फिर जाकर के कहीं आगे पढ़ाई के। तो 20 मिनट वेस्ट करने का मतलब इस टाइम बहुत बड़ी बात है बेटा, 20 मिनट वेस्ट करने का मतलब इस टाइम बहुत बड़ी बात है। तो उसी 20 मिनट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा, अगर मेरा 40 मिनट का 30 मिनट 25 मिनट का अगर लेक्चर है तो आप उसमें 10 मिनट 15 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो आप समझ लीजिए 40 मिनट का वो लेक्चर हो जाता है। आपको जो पढ़ाने के बाद आधे घंटे तक यानी 20 मिनट आधे घंटे तक आपको डायग्राम ड्रॉ करने में बनाने में वही टाइम आपको लगता होगा, जिससे आप करते होंगे और अच्छा कर ले जाते होंगे धीरे धीरे, और आपका डायग्राम प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। इसी में से बेटा डायग्राम भी आपके पूछे जाएंगे, इसी में से आपके डायग्राम भी पूछे जाएंगे। बाद में आता है ना आगे चल करके धीरे धीरे जब चीज़ें तो जब तक आपको समझ में आती ना ज़िंदगी में, तब तक बहुत देर हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब तक आपको वो चीज़ें सारी समझ में आती है। तो फिर वही आकर के होता है, ऐ जिंदगी तुझसे रंज बहुत है, ऐ जिंदगी तुझसे रंज बहुत है। कुछ ख्वाब ऐसे थे जो टूटने नहीं थे, दुख ये है कि तूने बेवजह बिखेरा मुझे, दुख ये है कि तूने बेवजह बिखेरा मुझे। वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने नहीं थे, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने नहीं थे। तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत छोड़िए, मुश्किलों से न जाने कितनी मिन्नतों के बाद कोई कभी आपको या कोई चीज़ आपको मिल पाती जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने लगा देते हैं। तो कोई किसी चीज़ को ऐसे ही मत जाने दीजिए। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।